देख रहे हैं द तर्कस और आज हम वहाँ बैठे हैं सिवली नेशनल कॉलेज, जिसका पूरे देश में नाम है और जिसकी लाइब्रेरी एशिया की दूसरी लाइब्रेरी की पहली लाइब्रेरी है और उसका जो नाम है उसका मतलब होता है लेखकों का घर। तो एक बहुत खास जगह हम बैठे हैं और यहाँ उसके बहुत ही जिम्मेदार काबिल लोग बैठे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज बातचीत की शुरुआत करते हुए। हमारे पास यहाँ उर्दू विषय के आप मोहम्मद ताहिर जी हैं। अगर मेरे परिचय बताने में कुछ कमी है तो आप स्वतः एक बार बताइए। आपने सही कहा, मैं उर्दू डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, उर्दू डिपार्टमेंट का हेड हूँ। सर, आप उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं तो मेरा पहला सवाल है कि उर्दू का मतलब क्या होता है और ये क्या देसी भाषा है या विदेशी भाषा से इसका कैसे वर्गीन हुआ, कुछ संक्षेप? नहीं, देखिए उर्दू की जो पैदाइश हुई है उसका तो यहीं पे हिंदुस्तान की ज़ुबान है और ये किसी मुल्क की ज़ुबान नहीं है। बहुत ही जितने भी आप शोध देखेंगे सारी चीज़ों में ये बिल्कुल आपको लगेगा कि ये ज़ुबान जो है ये किसी भी न तो मुसलमान की है, न हिंदू की है, न किसी और जाति में ही पैदा हुई और यहीं से ये फली बढ़ी। और ये सारे लोग अब अभी तो थोड़ा सा चीज़ें अलग हो गई हैं, वरना आप थोड़ा सा अगर बैक में जाएंगे तो सारे बड़े हिस्ट्री की किताब, अगर उर्दू की हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे राम बाबू सक्सेना को, अभी तनकीद की दुनिया में जिससे बड़ा नाम है गोपी चंद नारंग का, अभी इस वक्त भी जिंदा है अच्छी खासी, जो कि तनकीद की बहुत बड़ी सबसे बड़ी शख्सियत इस वक्त नहीं है। तो सारे लोगों ने इसको बहुत अपने खून जिगर से सींचा है और इसको आज़ादी के लिए बहुत ये ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इसकी शीरीनी की वजह से, इसकी मिठास की वजह से। और कहीं पे भी मीडिया में भी देखिए तो आपको अच्छी बात ये भी है कि ये इस ज़ुबान में जितनी शीरीनी, जितनी मिठास है और जितना इसमें अपनाइए, तो ये ज़ुबान तो यहीं पैदा हुई ना। और जो आप मसूद हुसैन खां की किताब है मुकदमा तारीख़ की ज़ुबान की, उसमें उन्होंने लिखा कि इसका जो इलाका है वो हरियाणा से और दिल्ली का जो मिला हुआ इलाका है वही वहीं पर पैदा हुई। इससे पहले लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा आगरा का भी इलाका है। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि सिंध का इलाका है। तो क्योंकि सिंध में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 में, लेकिन जो अब पूरी जितने लोगों ने भी तरक्की की बिल्कुल प्रूफ के साथ है कि इंडिया में ये ज़बान पैदा हुई और यहीं पे बड़ी बड़ी और यहीं पे तरक्की हुई। हमारे जो दादा नाना थे वो सभी लोग उर्दू ज़रूर जानते थे क्योंकि पूरी भाषा, हाँ, उर्दू भाषा आज भी हमारी बातचीत में वो निकल करके आती है और हमारे साहित्य में रही है। हमारे तमाम जो शासन की जिसको हम कहेंगे कि न्याय व्यवस्था जो थी उसमें पूरी तरह से आज भी उसका प्रयोग होता है। जब उसके शब्द मिलते हैं तो अब हम लोगों को थोड़ा जानना पड़ता है कि इसका मतलब क्या होता है। अभी भी थाने की जो भाषा है उसमें भी पूरी तरह से है और उसमें बड़ी मिठास लगती है, बड़ा एक अच्छा लगता है जब कोई अपनी गीतों को, अपनी नज़मों को उर्दू के जरिए लेके आता है। तो उर्दू ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और वह जैसा कि आपने बताया कि वह यही पैदा हुई। प्रेमचंद इतने बड़े, हाँ, उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया, उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। अपना नाम जी, उनका शुरुआती नाम नवाब राय था, वो भी कहीं न कहीं उर्दू। थोड़ा सा दुख इस बात का होता है कि इस बात को लोगों ने मशहूर किया कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है या इसके साथ भेदभाव किया। या अभी आप रिसेंटली 2-3 दिन पहले खबर देखे होंगे कि यूपीएससी के इससे निकाल दिया गया। तो ये थोड़ा सा दुख होता है कि इसी यहीं की ज़ुबान है उसके साथ इस तरह का सौतेला रवैया होता है। या इसके लिए जितनी तरक्की की कोशिशें की जानी चाहिए थी। आज़ादी में सबसे पहला सहाफ़ी जो है, जो सबसे पहला कुर्बानी दी थी, वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे, मोहम्मद बाकर, जो उर्दू का अखबार निकालते थे। उनको सिर्फ इस वजह से शहीद कर दिया गया कि उन्होंने उर्दू में लिखा था। हसरत मुहानी देखिए एमपी थे, उन्होंने जब लिखा उनको कई महीने जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कहा भी कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। वाह, इसको एक बार दोहरा दीजिए और तेज आवाज़ में। है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, चक्की की मशक्क़त भी। हाँ, बहुत वो जी जी, हाँ, उस ज़माने में जो है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो शायद तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। शायद तो बहुत नर्म नाजुक मिजाज ख्यालों की दुनिया में रहने वाला, उसको जेल में बंद कर दिया गया कि चक्की भी क्या कसूर था।
सिर्फ इस वजह से कि भाई आज़ादी की बात हो रही थी या इस मुल्क की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा ये सैड है कि इस ज़ुबान को जो हक़ मिलना चाहिए था वो हक़ मिला नहीं इसको। सच बात ये है। कहीं न कहीं हमारे देश की राजनीति ने लोगों को जोड़ने के बजाय, दिलों को जोड़ने के बजाय, उसका प्रेम और मिठास बढ़ाने के बजाय उसके विपरीत ही काम किया है। मैं तो समझता हूँ कि अगर राजनीति हमारे आसपास के देशों की ठीक होती तो शायद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी मिल करके, भले अलग देश होते लेकिन एक साथ मिल के जब बैठते, कोई निर्णय लेते तो पूरी दुनिया में उनकी एक धाक होती, एक नाक होती, एक उनका हौसला होता और कोई उसके सामने शायद कुछ भी नहीं कर पाता। तो एक सवाल मैं पहले करूंगा कि सर, ये बहुत बड़ी शख्सियत अल्लामा शिबली नोमानी, और अल्लामा शिबली नोमानी का एक सपना था, पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही थी, तो आप उस इतने बड़े उस संस्थान के प्रमुख हैं, आपको भी उस पर गर्व होगा। क्या कहना चाहेंगे उनके उस सोच पर, विचार पर और उनके सपनों पर, हम कितना उसको आगे ले जा पा रहे हैं? जिस समय शिक्षा के बारे में इतना लोग महसूस नहीं करते थे कि तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, अल्लामा शिबली का विज़न इतना ज़्यादा था कि उस वक्त में, आज से 125 साल 150 साल पहले उन्होंने इस अदारे को कायम किया कि जब कौम हमारी शिक्षित होगी तो फिर इनका विकास होगा और इससे देश का विकास होगा। तो आज अल्लामा शिबली के अदारे में प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठे वाला नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति यहाँ का स्टूडेंट भी हुआ, टीचर भी हुआ, हर एक को इस पर गर्व महसूस होता है कि हम इस अदारे के स्टूडेंट हैं, हम इस अदारे के शिक्षक हैं, हम इस अदारे से जुड़े हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इस संस्थान से निकले हुए तमाम स्टूडेंट, अगर उनको सबको इकट्ठा किया जाए कभी, तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मिलेंगी इस जिले की, जवार की और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की, कई बार तो देश की। बहुत जगहों पर, देश और विदेश में बहुत अहम अहम पोजीशन पर यहाँ के एलुमनी पाए जाते हैं, और उनकी एक लंबी लिस्ट है, जो कहीं किसी दूसरे स्टेट के डीजीपी भी हुए, कहीं दूसरे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी भी हुए, कहीं किसी जगह के, नहीं, बहुत सारी पोजीशन, कितनी गिनाई जाए। यहाँ के पढ़े हुए लड़के बहुत आगे। अब ये कि उस जमाने में जब शायद राष्ट्रीयता और इसकी बात गांव के साधारण लोगों के लिए उनके बस की बात नहीं रही होगी, तब उन्होंने इस विद्यालय का नाम नेशनल कॉलेज रखा। ये कितनी बड़ी राष्ट्रीयता! आज लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और उस राष्ट्रवाद में कई बार बड़ी घृणा जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो हमारे देश का राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ने वाला, प्रगतिशील विचारधारा का, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद होना चाहिए, जहाँ किसी भी ज़रूरतमंद, गरीब, वंचित या जो कम है उनको हमको ज़्यादा प्यार और कुछ देना चाहिए। तो शिबली कॉलेज उसका एक नमूना है, एक जिंदा उदाहरण है, और आज भी यहाँ की अपनी पढ़ाई की धूम है, चर्चा है, दूर दूर तक अभी भी माना जाता है कि शिबली कॉलेज में अगर कोई पढ़ा है तो उसके अंदर दम होगा, उसकी शख्सियत में कुछ न कुछ उस वजूद का असर होगा, उस शिबली नोमानी का असर होगा। तो हमारे साथ और भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूँगा। आप डॉक्टर मोहम्मद ज़हूरुल आलम हैं, सोशलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। आप डॉक्टर शफीउज़्ज़मा हैं, इनसे भी दो सवाल, एक सवाल पूछ लें। सर, आप इतने बड़े इस संस्थान से जुड़े हैं, आपको जरूर इस पर गर्व होगा, क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या ख्याल हैं? नहीं, बहुत हमारी खुशकिस्मती है, ये मेरा सौभाग्य है कि इस महान संस्थान से मैं जुड़ा हूँ, और इस संस्थान से जुड़ने का एक बहुत बड़ा गर्व इस बात का है कि इस संस्थान की एक सेकुलर संस्थान के रूप में इसकी गिनती की जाती है, और इसके संस्थापक को स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, और इस बात का सबूत है संस्थापक के स्वतंत्रता सेनानी होने का कि 1885 में पहली मरतबा नेशनल लेवल पर, पूरे नेशनल लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर राष्ट्र शब्द को जोड़ा गया। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, और हमारे संस्थापक ने इस कॉलेज का नाम 1883 में ही इसे नेशनल शब्द, जबकि 1883 में नेशन शब्द को किसी भारतीय के लिए जोड़ना, उसका नाम लेना, उसकी बात करना एक विद्रोह था अंग्रेज की निगाह में। तो ये इसकी स्थापना 1883 में हुई, और 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और हमारे कॉलेज 1983 में नेशनल कॉलेज का नाम का गौरव प्राप्त है।
ये हमारे लिए बड़ी हाँ, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देश के तमाम आज़ादी के दीवानों और इस देश की राजनीति में जिनको बहुत बड़े रहनुमा के रूप में जाना जाता है, तमाम लोग यहाँ बैठ करके बार बार राजनीति शास्त्र विषय के हैं। अच्छा, तो इसलिए राजनीति शास्त्र विषय वास्तव में एक महत्वपूर्ण विषय है, आप उससे जुड़े हैं और भारत की राजनीति को इस केंद्र ने दिशा दिया है, रोशनी दिया है। तमाम राजनेता यहाँ बैठ करके विचार विमर्श करते थे देश की नीतियों को निर्धारित करने में। यहाँ का जो वो चैम्बर है, जो वो कमरा है, वो इतिहास है, वो साक्षी है। कुछ बताएं सर, अपना परिचय भी बताएं। मैं डॉक्टर शफी उस्मान, राजनीति विज्ञान विभाग में हूँ। तो आपने अभी सवाल किया कि मतलब राजनीति में तो जब यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जब वायसराय हुआ करते थे, तो जो इस कॉलेज की जो पहले सेक्रेटरी थे मौलाना हमीदुद्दीन फराई साहब, उस वक्त वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र हुआ करते थे और अल्लामा शिबली नोमानी वहाँ पे जो है अरबी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। और लॉर्ड कर्जन ने जो है सर सैयद अहमद खान से कहा मुझे ऐसा एक तर्जुमान चाहिए, दो भाषिया चाहिए, मैं मिडिल ईस्ट के दौरे पे जा रहा हूँ मधुपुर के, कोई प्रोफेसर दे दीजिए। तो उन्होंने शिबली साहब से कहा, तो शिबली साहब ने कहा मैं तो नहीं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट जो है, एक छात्र है, मैं उसको दे देता हूँ, आपका पूरा काम करें। तो उन्होंने कहा छात्र नहीं, कोई प्रोफेसर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका काम हो जाएगा। तो मौलाना हमीदुद्दीन फराई साहब एक फरिया के रहने वाले थे, इस कॉलेज के पहले सेक्रेटरी हुए थे। अच्छा, तो उनको सजेस्ट किया, लेकिन कुछ शर्तें उन्होंने लगाई, वो आपके बराबर में बैठेगा, आपके बराबर खाना खाएगा, और ये जो उस ज़माने में फर्शी सलाम होता था जिसको आधा, ये नहीं करेगा। तीनों शर्तों को उन्होंने माना और मिडिल ईस्ट के दौरे में मौलाना हमीदुद्दीन फराई साहब गए। और पानी के जहाज़ से सफ़र होता था, लंबा सफ़र होता था, 2-3 महीना आने जाने में लगा। भारत जब वो वापस आ रहे थे, जो असल बात ये है, तो लॉर्ड कर्जन उनके काम से बड़ा खुश था। तो उसने जहाज़ ही में वापसी में कहा कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, दोबारा कहा, दोबारा उन्होंने कहा, उन्होंने उनका जो जवाब था वो ये था कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, आप तो खुद मेरे मोहताज थे। वाह, ये तो इस इदारे के जो पहले सेक्रेटरी थे उनकी बात। ये ये बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इसीलिए यहाँ के बारे में जो ये लाइन है कि जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है, इस बात में दम है, आजमगढ़ में दम है, सिविल कॉलेज में दम है। मैं एक बात और करूँगा, चूँकि आप उर्दू से हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि दर्शकों तक ये बात बताएं कि अल्लामा शिबली नोमानी, उनके नाम के एक एक शब्दों का भी कुछ न कुछ मतलब है और ज़बरदस्त मतलब है। अब उसको आप थोड़ा खुलासा करेंगे, थोड़ा आवाज़ तेज रहे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अल्लामा तो देखिए, अल्लामा के माने ये होते हैं कि अब जो बहुत सारी डिग्रियाँ हो गई हैं, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, तो इस तरह से उस ज़माने में डिग्रियाँ नहीं रहती थी, इस तरह से लोग बहुत प्रचलित नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग कहते नहीं थे। तो अल्लामा का मतलब ये कि बहुत सारे नॉलेज उनके अंदर है, बहुत ही, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बहुत बड़े विद्वान, यानी कि हम महापंडित का सकते हैं। महापंडित कह सकते हैं। ये देखिए उस ज़माने में जब गए थे, तो जब पहली बार गए अलीगढ़ में, उनके वालिद जो शेख हबीबुल्लाह यहाँ पे थे, यहाँ पे आपसे सैयद अहमद खान यहाँ आए भी थे तंजीर के सिलसिले में, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे थे। तो उनकी शान में इतना मुतसिफ थे कि अरबी में फसीला लिखते थे, अरबी लैंग्वेज, तो अरबी बेहतरीन जानते थे। फारसी में उनका 2-3 मजमूआ है जिसके बारे में कहा गया कि जिससे फारसी नहीं हो सकती थी। जो शायरी और हाली उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि भाई इसमें जो सरमस्ती है किसी ईरान के शायर में नहीं है। उसके अलावा उर्दू में शायर भी थे जी, शायरी का मजमूआ भी है, वाक़याती नज़में उन्होंने सबसे पहले दी। लेकिन उन्होंने लगा कि कंस्ट्रक्टिव काम थोड़ा सा ऐसा न हो कि लफ्ज़ों में तो खो जाए, तो फिर उन्होंने नस्र में जितनी चीज़ें लिखी, और फिर ये एक तस्वुर था कि मतलब एक ऐसा इदारा बनाए जहाँ पे आदमी बिल्कुल कंसंट्रेट करके कोई भी चीज़ लिख सके। आदमी घर पे है, शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, ये सामान लाना, वो सामान है, ये करना, तो उसमें आदमी का दिमाग जहन डिस्टर्ब होता है। तो बिल्कुल यकसुई के साथ कोई कंस्ट्रक्टिव काम, लिखने का काम, जो लेखक है उसको बिल्कुल एकेडमिक एटमॉस्फेयर देने का काम पहली बार उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कभी इस तरह का ख्याल किसी को नहीं आया था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक दारुल मुसन्निफीन हो जहाँ पे आदमी रहे, हर झंझट से बरी होकर सिर्फ पढ़े और सिर्फ लिखे। तो ये था उनका एक। तो शिबले के माने ये होते हैं, शिबले के माने उन्होंने उनके उस्ताद के फारूक शेख होते, उन्होंने नाम ये पसंद किया था। शिबले के माने होते हैं शेर का बच्चा। शिबली के माने होता है शेर का बच्चा, और दारुल मुसन्निफीन
लेखकों का घर, वो यहाँ के पुस्तकालय का घर होता है, मतलब एक ज़माने लेखक, तो लेखकों का जो आवास है लेखकों के लिए से था। और उसके बाद नोमानी असल में हमारे यहाँ 4 जो है एक बड़े बड़े इमाम हुए हैं जो जिनको लोग फॉलो करते हैं। कभी कोई आदमी किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहता, लेकिन ये रहता कि इसके फॉलोअर्स हैं। तो हमारे यहाँ एक इमाम अबू हनीफा हैं जिनका नाम मोहम्मद नोमान था, तो नोमान की वजह से नोमानी लिखने लगे। तो ये उनके पूरे नाम का एक तरह से अर्थ है या नाम की मीनिंग है कि नोमान इस वजह से लिखते थे कि उनको ज़्यादा वो फॉलो करते थे या उनके साथ अटैच थे और उनका मताला बहुत किया था उन्होंने, तो उसी सीरत नोमान भी लिखी। तो ये उनके नाम का अर्थ है कि शिबली अल्लामा, एक तो ये की बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत महापंडित, शिबली शेर के बच्चे, और नोमानी का मतलब इमाम अबू हनीफा के साथ अटैच है या उनके फॉलोअर्स हैं। ये उनका पूरा मास्टर। सर ये जो 2 गढ़ थे, अलीगढ़ और आजमगढ़, क्या इनका भी आपस में कुछ संबंध था? वहाँ का विश्वविद्यालय सैयद अहमद खान है, सैयद अहमद खान इनसे 40 साल बड़े थे। 40 साल। लेकिन ये जब गए वहाँ पर इनको बुलाया, अरबी और फारसी के एक प्रोफेसर की जगह खाली थी, इनको बुलाया तो अंदर थे, फिर झाँक के देखा तो वो किताबें पढ़ रहे थे। तो 2 घंटे मिलने नहीं आया काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन ये मुस्तकिल पढ़ते थे। दूसरे दिन भी बुलाया, फिर देखा, तो फिर तीसरे दिन भी बुलाया, तो फिर सैयद अहमद खान ने ये देखा कि कौन सी किताबें ये पढ़ रहे थे। जब ये देखा कि इनका शौक़ कैसा है, कौन सी किताबें ये पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन उन्होंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गई। और जब उन्होंने लिखा मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम पहला मज़मून उन्होंने, तो बिल्कुल हैरत में पड़ गए लोग कि इतने पढ़े, इतनी कम उम्र में, कितनी उम्र ही थी, 1883 में गए थे, 1857 में उनकी पैदाइश हुई थी। तो अगर 26 साल 27 साल का कोई लड़का है जिससे आप नाम पूछिए तो इधर उधर देखता है। इतनी जो पहली किताब लिखी है मामून, उसका जो प्रीफेस होता है वो सैयद अहमद खान ने लिखा। इतना मुतासिर थे, जो इल्मी शक्ति, इल्म के एतबार से हर आदमी उनकी कद्र से करता था कि बहुत ही, जो इसको कहते हैं ना कि ऑथेंटिक, हरफ आखिर बिल्कुल फाइनल जो लिख दिया, फिर उससे आगे जल्दी लोग नहीं लिख पाते थे। फ़ारसी शायरी पे जितना अच्छा काम हुआ उर्दू में कोई दूसरा नहीं कर पाया उससे। उसमें कुछ ज़माने के हिसाब से जितने रिसोर्सेज थे, एक कुछ तुनतुनियाँ गई, यहाँ गए, वहाँ गए, जहाँ पे एक कोई चीज़ मिल जाती थी तो दौड़ते थे पैदल, फिर नोट करते थे। ज़ेरॉक्स मशीन नहीं थी, मोबाइल, आप तो आज के ज़माने में लोग पढ़ना नहीं चाहते, उस ज़माने में कैसे कैसे चीज़ें इकट्ठा करते थे, इंडेक्स कैसे तैयार करते थे, कैसी चीज़ें, लेकिन जो लिख देते थे फिर वो उनके इल्म की वजह से इतनी चीज़ें अहम हो जाती थी कि जैसे उस ज़माने में बड़ा झगड़ा था कि अनीस बड़े शायर है कि जब दोनों एक ही ज़माने के, इत्तेफाक ऐसा कि 1802-3 में ये भी पैदा हुए, वो भी पैदा हुए 70-72 साल की उम्र, तो उनमें बड़ा झगड़ा था कि ये बड़ा शायर है कि वो बड़ा शायर। तो उन्होंने लिख दिया और अभी तक लिखा जा रहा है कि नहीं, शिबली नोमानी ने ये गलत लिखा, लेकिन उससे अच्छा मजमून जब तक आप नहीं लिख पाएंगे, उससे ज़्यादा मटेरियल नहीं दे पाएंगे, उससे ज़्यादा जो आप दलील नहीं दे पाएंगे, तो कोई आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें थी कि इल्म की गहराई इतनी थी कि बच्चों को सबक लेना चाहिए कि भाई, और बहुत हालात, बड़े मुश्किल हालात से भी गुजरे, ऐसा नहीं है कि बहुत वो थे, कर्ज में भी उनके वाले का कर्ज मिला, लेकिन इतनी मेहनत की, इतनी मशक्क़त की, पैर कर दिया, जिस तरह से कौम की खिदमत की, जिस तरह से सोचा उन्होंने, ये तो बदकिस्मती है ना कि 135 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची। हमारा कॉलेज उतना ने 1875 में बुनियाद पड़ी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप अगर जाएँ तो दिन भर में पूरा कैंपस नहीं टल सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अब जो भी वजह रही हुई कि उतना तरक्की नहीं कर पाया जितना उनका ख्वाब था। अभी ख्वाब उनका अधूरा है, ये मैसेज में ज़रूर दूँगा। अभी भी ख्वाब अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए नई पीढ़ी को, हम सभी लोगों को काम करना। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, कुछ बात जोड़ रहे थे? नहीं, वो इमाम का नाम लिया, वही मतलब कि हमारे यहाँ 4 इमाम है, तो उसको स्कूल ऑफ थॉट जी विचारधारा से जोड़ें, तो उस विचारधारा जो बिलोंग करते थे, इसलिए जो अपने आगे नमाने लगा, वही बात जो आपने बताई। आज हमने सिटी कॉलेज के तमाम इस तरह के लोगों से बात किया जिनकी बात आपको, आपका ज्ञानवर्धन करने में सक्षम है, और हम फिर अगली बार बात करेंगे। और ये एक ऐसा गढ़ है, मुझे सुझाव दिया था पूर्व पुलिस महानिदेशक और एक बड़े साहित्यकार विभूति नारायण राय जी ने कि आप सिवली कॉलेज जाइए और वहाँ से जो धरोहर है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ काम करिए। तो मैं इसके पहले 2-3 एपिसोड चला चुका हूँ और आज आप सभी लोगों के साथ बैठा। सर, आप अपना नाम एक बार बता दें, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मोहम्मद सलमान अंसारी। आप यहाँ के प्राचार्य हैं और आपने हमें समय दिया, आपकी पूरी टीम ने हमको समय दिया, जानकारियाँ दिया, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।